लेक्चर नंबर 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में एक तो आपको याद होगा ब्रेनस्केप के बारे में मैंने ओरिएंटेशन में जिक्र किया था आपसे, तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है आज वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद हमारा कंसेप्ट है एग्रीमेंट विद माइनर, जो चैप्टर का कंसेप्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 राइस बुक के लिहाज से, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेनस्केप के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको कोई पेज मिला है? हाँ जी, बस ठीक है, शाबाश। इस पे जो बातें लिखी हुई हैं वो घर जाके रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने भी शेयर कर दूंगा। पहले इसकी रीज़न सुन लीजिए कि हम ये फैसिलिटी या ये सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ कर रहे हैं। जनरली हर पेपर में और ख़ास तौर पे थ्योरी के पेपर में स्टूडेंट की एक बड़ी शिकायत होती है कि सर जो कुछ याद करते हैं वो भूल जाता है, और ख़ास तौर पे आखिरी दिनों में रिवीजन करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो रिवीजन करना और उस रिवीजन को रिटेन रखना ये स्टूडेंट के लिए एक बड़ा इशू था, और मेरे ख्याल में थ्योरी के पेपर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है वो यही है। तो इसमें स्टूडेंट कुछ गलतियां करते हैं रिवीजन करते हुए। पहली गलती क्या करते हैं कि स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता कि एग्जैक्टली रिवीजन किस टाइम पे करनी है, रिवीजन कब करनी है, ये क्लियर नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमने उस वक्त रिवीजन करनी है, हालांकि उस वक्त रिवीजन का कोई फायदा नहीं होता। रिवीजन हमने साथ साथ करनी होती है, जैसे जैसे कोई कंसेप्ट सीखा उसके साथ उसको रिवाइज करना होता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं जिस तरह हमारा एक लर्निंग कर्व होता है ना, कि जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो जैसे जैसे आप अपना टाइम इनपुट करते जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है, उसी तरह हमारा एक फॉरगेटिंग कर्व भी होता है। फॉरगेटिंग कर्व का मतलब क्या है कि आपने अगर आज कोई नई चीज सीखी और विद इन 24 आवर्स आप उसको रिवाइज नहीं करते तो उसका 50% पोर्शन आप भूल जाएंगे, और अगर विद इन 48 आवर्स उसको रिवाइज नहीं करते तो 80 to 90% मटेरियल भूल जाएंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, अगर आज आपने कोई टॉपिक सीखा है और 2-3 दिन आपने रिवीजन नहीं की तो कितने % आपके माइंड में होगा? वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। अगर आप कहें ना कि महीने के बाद, 2 महीने बाद या सेशन एंड पे आप उसकी रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल ऐसा होगा जैसे एक नया टॉपिक है। ठीक है, कुछ भी आपके माइंड में उस वक्त नहीं होगा। इसलिए जरूरी होता है कि जब कभी आप कोई नई चीज सीखें आपने पीरियोडिकली साथ साथ उसकी रिवीजन करनी है, और सिर्फ एक दफा नहीं बल्कि पीरियोडिकली हर हफ्ते, ठीक है, या हर 2-3 दिन के बाद। अब आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर 2-3 दिन के बाद या हर हफ्ते में रिवीजन कर रहे हो। ये पॉसिबल है, कैसे अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला इशू मैंने आपके साथ जो शेयर किया वो ये कि स्टूडेंट को ये क्लैरिटी नहीं होती कि हमने रिवीजन कब करनी है, और जरूरी है लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए कि आप पीरियोडिकली रिवीजन करें। दूसरी चीज स्टूडेंट को यह मसला होता है, क्लियर नहीं होता कि रिवीजन किस चीज की करनी है। एक कब करनी है ये पता नहीं, दूसरा किस चीज की करनी है ये क्लियर। इवन जब मैं भी स्टूडेंट था तो गलती क्या करता था कि रिवीजन के लिए एक दिन रखा हुआ संडे को रिवीजन करनी है जी, और संडे को फॉर एग्जांपल ऑडिट की रिवीजन करने के लिए बैठे, पहले संडे को चैप्टर 1 किया, चैप्टर 1 की रिवीजन की, नेक्स्ट संडे चैप्टर 1, 2, 3 3 चैप्टर कंप्लीट किए, तो नेक्स्ट संडे जो रिवीजन की वो चैप्टर 1 की पहले, फिर 2 की, फिर 3 की। उसके बाद अगर 2 चैप्टर और ऐड कर लिए तो फिर चैप्टर 1 की रिवीजन की, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की। इसमें क्या प्रॉब्लम है इस अप्रोच में? इस अप्रोच में प्रॉब्लम यह है कि आप हर संडे को चैप्टर 1 की रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, और जो चैप्टर बाद में ऐड हो रहे हैं उनकी रिवीजन के लिए आपको टाइम कम मिल रहा है। हालांकि अगर आप एनालिटिकली देखें ना किसी भी सब्जेक्ट में, और खास तौर पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, जो शुरू के कंसेप्ट्स होते हैं वो नॉर्मली इजी होते हैं, और जो बाद के कंसेप्ट्स होते हैं वो जरा थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो असूली तौर पे तो होना ये चाहिए कि जो इजी कंसेप्ट्स हैं उनकी रिवीजन कम, उनके ऊपर रिवीजन का टाइम कम लगना चाहिए, और जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर रिवीजन का टाइम ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन होता कि हम जब रिवीजन करने बैठते हैं ना, आप भी शायद इस तरह करते हो, चैप्टर शुरू किया तो सारा ए से लेकर जेड तक सारा शुरू किया, चाहे इजी कंसेप्ट है वो भी रिवाइज हो गए, डिफिकल्ट कंसेप्ट है वो भी रिवाइज हो गए। हालांकि डिफिकल्ट कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब इसमें दूसरा मसला यह आता है कि फर्ज कीजिए हमने आइडेंटिफाई कर भी लिया कि ये डिफिकल्ट कंसेप्ट है, लेकिन जब आप चैप्टर को खोल के डिफिकल्ट कंसेप्ट की तरफ जा रहे होंगे तो दरमियान में इजी कंसेप्ट भी तो आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि डिफिकल्ट कंसेप्ट बिल्कुल निकाल के आपने लादा कर दी और अब उनको रिवाइज करना है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं रिवीजन में। पहली प्रॉब्लम क्या कि ये क्लियर नहीं रिवीजन कब करनी है, और दूसरा किस किस कंसेप्ट की रिवीजन करनी है। ठीक है, ये क्लियर नहीं। इन दोनों के सॉल्यूशन के लिए एक कुछ डिफरेंट टेक्निक्स फॉरेनर्स ने इजाद की हैं, गुरुओं ने इजाद की हैं। उनमें से एक टेक्निक मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। इस टेक्निक में होता क्या, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट अगर आज एक चीज नहीं सीखता है तो सॉफ्टवेयर उसकी रिवीजन इस तरीके से करवाए कि कम से कम वक्त में वो कंसेप्ट उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन हो जाए।
यानी इवन अगर उसने पीरियोडिकली रिवीजन की है तो आखिरी दिन एग्जाम में, चाहे उसने कुछ भी नहीं पढ़ा एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम में पेपर देने के लिए जाए, उसको सारे के सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल पक्के हों। और ये किस वक्त होता है? जब कंसेप्ट हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, मैं इसकी आपको बेसिक अप्रोच बता दूं। इसमें बेसिकली एल्गोरिदम है और साथ में आपके टीचर की एफर्ट है, दोनों मिलके आपके सामने प्रेजेंट हुआ करेगा मटेरियल। टीचर की एफर्ट क्या है? टीचर ने जैसे चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया, फर्ज कीजिए, चैप्टर 2 फर्ज कीजिए, चैप्टर 1 कंप्लीट किया, तो टीचर क्या करेगा, उस चैप्टर के अंदर जितने कंसेप्ट्स हैं उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में अलग कर देगा। जैसे चैप्टर है उसके 20 कंसेप्ट्स बना दिए, ठीक है, उसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म दे दी उन कंसेप्ट्स को। अब जब आप वो छोटे छोटी इंफॉर्मेशन बन गई, इनको कार्ड्स, इनको बेसिकली बोलते हैं हम कार्ड। जैसे आपको याद हो, शायद आपने कभी बचपन में खेला हो कि फ्लैश कार्ड क्या होते थे, एक साइड पे क्वेश्चन है और उसकी बैक साइड पे आंसर है। ठीक है, कार्ड्स आपके सामने, आप उसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन अपने जहन में उसका आंसर लेके आते हैं और फिर आंसर के साथ कंपेयर करते हैं जो पीछे लिखा होता है। अगर ठीक हो तो आप कहते हैं ये कार्ड करेक्ट, राइट साइड पे लिख दिया, अगर गलत है तो उसको लेफ्ट साइड पे कर दिया। जब आपने सारे 20-25 कार्ड इस तरह पढ़ लिए तो अब आपके पास 15 कार्ड राइट साइड पे आगे जो कंसेप्ट आपको आते हैं, 10 कार्ड्स लेफ्ट साइड पे आगे जो आपको नहीं आते। अब आपने जब रिवीजन करनी है तो इन 10 कार्ड्स को फोकस करना है, ठीक है, ताकि आप अहम वाले कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा टाइम लगा सके रिवीजन के लिए। ये तो होता था मैन्युअली वर्क। अब इसी वर्क को सॉफ्टवेयर के जरिए से कैसे कन्वर्ट किया गया है? होगा क्या, आपके ये फ्लैश कार्ड आपके टीचर ने बना दिए होंगे, ठीक है, आपने सिर्फ जाके इनको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के बाद कार्ड आपके सामने आएगा, आपने उसको पढ़ना है, क्वेश्चन क्या है वो आपके चैप्टर से रिलेट कर रहा होगा, उसका आंसर अपने जहन में लेके आना है, फिर क्लिक करना है तो उसका आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। अब आपने सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है कि मैंने कितना इस आंसर को करेक्ट आइडेंटिफाई किया। आपके नीचे नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। अगर आपने 100% इसको ठीक आंसर किया है, आप 5 पे क्लिक करेंगे। अगर आपने बिल्कुल, आपको कुछ भी नहीं पता इस आंसर का, आप 1 पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको फर्ज कीजिए 40% आंसर आता था, 60% नहीं आता, 40% आता है, 2 पे क्लिक करेंगे। 60% आंसर आपको पता था, 3 पे क्लिक करेंगे। 80% पता था, 4 पे क्लिक करेंगे। ये आपने सेल्फ इवैल्यूएशन करके किसी एक नंबर पे क्लिक करना है। ये जब नंबर पे क्लिक करेंगे ना, तो बैक एंड पे जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कार्ड को उसकी नंबरिंग के साथ तरतीब लगा देता है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा रिवीजन करने के लिए बैठेंगे, वो आपके जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो आपके सामने नहीं लाएगा, बल्कि क्या करेगा, जिन पे आपके मार्क्स कम थे, 1 वाले या 2 वाले, उनको आपके सामने लाएगा। लेकिन ज्यादातर वेटेज वीक वाले कंसेप्ट्स की होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले कंसेप्ट्स में से भी टेस्टिंग करेगा, क्योंकि ये भी चांस है कि अभी हमें कंसेप्ट आता है लेकिन कुछ दिन के बाद शायद वो हमारे जहन से भूल जाए। तो आपकी जो टेस्टिंग होगी वो पूरे चैप्टर में से होगी, लेकिन ज्यादा पोर्शन कहां से उठाएगा, आपके वीक एरिया से। ठीक है, इससे आहिस्ता आहिस्ता एक तो ये होगा कि आपके सामने पूरा चैप्टर नहीं आ रहा, सिर्फ क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेलिवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। और फिर आपको खुद से अब ये तरतीब लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरे कंसेप्ट्स कौन से डिफिकल्ट हैं, कौन से इजी हैं, किसके ऊपर मुझे ज्यादा रिवीजन करनी है। नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे वो सारी रैंकिंग कर रहा है। आपने सिर्फ एक काम करना है, क्या, उसको एक्सेस करना है, रीड करना है कार्ड को, और जो भी आपका आंसर होगा वैल्यूएशन के बाद उसको नंबर देना है। जो आप नंबर दे रहे होंगे वो सबसे अहम डिसीजन होगा आपका, जो ये डिसाइड करता है कि आपकी जो रेपिटेशन होगी वो कब होगी। ठीक है, जो लो मार्क्स वाले होते हैं उनकी रेपिटेशन थोड़ी देर के बाद हो जाती है, जो हाई मार्क्स है 4 या 5 वाले, इनकी 2-3 दिन के बाद रेपिटेशन हुआ करेगी। सिस्टम समझ लिया आपने? अच्छा, इसमें शुरू में आपको शायद इसकी इतनी वैल्यू एडिशन का एहसास ना हो। ठीक है, शुरू में आप कैसे एक चैप्टर वो तो मैं वैसे भी कर लेता हूं। इसकी असल बेनिफिट इसका तब पता चलता है जब चैप्टर्स की तादाद ज्यादा होती है। चैप्टर्स की तादाद जितनी ज्यादा होती जाएगी, ये सिस्टम उतना ज्यादा आपके लिए एफिशिएंट होता जाएगा। जब आप 8, 9, 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना, उस वक्त आपको एहसास होगा कि इस प्रैक्टिस की वजह से आपकी रिटेंशन पावर कितनी बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको आपने आइंदा जब कभी रिवीजन करें आपने इसको यूज करना है। और इसका एक और भी फायदा है इसका कि रिवीजन करने के लिए आपको किताब लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं पे भी चले जाए। इसमें 8 से 10 मिनट रिवीजन सेशन होता है एक, और दिन में 1 सेशन या ज्यादा से ज्यादा 2 सेशन कर ले बहुत है, 2 से ज्यादा नहीं करने आपने। ठीक है, और 8 से 10 मिनट का मतलब है 15 से 20 मिनट में आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो जाया करेगी। ठीक है, किसी भी जगह पे आपको 8-10 मिनट मिले, मोबाइल निकालें, रिवीजन कर ले स्टार्ट। ठीक, अच्छा, एक और चीज, इसमें आप मोबाइल के जरिए से भी एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम को, कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए से भी कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। वो सिंक्रोनाइजेशन होती रहेगी, यानी आपका अकाउंट बनेगा, आपने अगर सुबह मोबाइल पे रिवीजन की
और शाम को आप लैपटॉप पर रिवीजन करने के लिए बैठे हैं, तो जब आप ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका सुबह का सेशन सिंक्रोनाइज हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो आप किसी भी वक्त किसी भी डिवाइस से रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसकी एक मोबाइल ऐप भी है, एंड्रॉइड ऐप है। एंड्रॉइड ऐप आपने यूज नहीं करनी, मोबाइल पे एक्सेस करनी है, वो भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू करनी है। कंप्यूटर पे एक्सेस करनी है, वो भी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करनी है। एंड्रॉइड ऐप के जरिए से एक्सेस, एंड्रॉइड ऐप में एक लिमिटेशन है कि वो एक वक्त में एक ही चैप्टर रिवाइज करवाती है, जबकि जो वेबसाइट एप्लीकेशन है वो एक वक्त में मल्टीपल चैप्टर्स को भी रिवाइज करवा रही है। और आइंदा जैसे जैसे हमारे चैप्टर ऐड होते जाएंगे हमने मल्टीपल रिवीजन की तरफ चलना है। ये बात समझ आ गई। अब मैं आपके सामने ना एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन सी दे रहा हूं। आप क्या कीजिए, अपना एक मोबाइल अपने सामने रख लीजिए जिस पे अगर इंटरनेट फैसिलिटी हो तो बहुत अच्छा है। करना क्या आपने जी, करना क्या आपने, सबसे पहले अपने मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए से एक्सप्लोरर पे जाएं और उसमें टाइप कीजिए ब्रेनस्केप, BRAINSCAPE, brainscape.com वेबसाइट पे आ जाए। वेबसाइट पे आपको अपर राइट साइड पे दो टैब नजर आ रहे हैं, एक लॉगिन का, एक गेट स्टार्टेड का। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन पे जाएंगे, अगर अभी अकाउंट नहीं बना हुआ आपका तो आप गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहां पे अब आपके सामने उसने एक फॉर्म दे दिया। अगर तो आपका गूगल अकाउंट है, कंटिन्यू विद गूगल करें, वो आपका गूगल यूजर नेम वगैरह गूगल से उठा लेगा, आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। नहीं तो आप यहां पे अपना फ्रेश अकाउंट बना सकते हैं। ये मैं रैंडमली कोई भी एक डमी अकाउंट बना रहा हूं सैंपल पर्पस के लिए। फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, ईमेल लिखा, पासवर्ड कोई भी लिख दीजिए। अच्छा, इसमें पासवर्ड एंटर करते हुए इस चीज का ध्यान रखना, उन्होंने पासवर्ड का क्राइटेरिया बनाया हुआ कि इसमें अल्फाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक की होना चाहिए, कैप होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह का पासवर्ड कॉम्बिनेशन का तरीका है। तो जो भी उनका तरीका है उसके मुताबिक पासवर्ड बना लीजिए, एक्सेप्ट टर्म, और फिर उसके बाद रजिस्टर। रजिस्टर करने के अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट हो गया तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आ रही हैं, तीन ऑप्शन, फाइंड फ्लैश कार्ड, क्रिएट फ्लैश कार्ड, जस्ट गेट स्मार्टर। क्रिएट फ्लैश कार्ड का मतलब है कि आप खुद अपना फ्लैश कार्ड बनाएंगे, अभी आप ना बनाइए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कभी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है। मैंने फ्लैश कार्ड बनाए हुए हैं। फाइंड फ्लैश कार्ड का मतलब है कि ऑलरेडी किसी और ने फ्लैश कार्ड बनाए हुए हैं ये, और आप उसको यूज करना चाहते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे। जस्ट गेट स्मार्टर का मतलब आप वैसे इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। फाइंड फ्लैश कार्ड पे क्लिक करेंगे। फर्ज कीजिए अगर यहां पे आपने इसको क्रॉस कर दिया तो बाद में दोबारा कहां से फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए, ये आपके सामने सिंबल है फाइंड का। यहां पे क्लिक करेंगे तो आप फाइंड कर सकते हैं जो भी फ्लैश कार्ड, जो भी कोर्स आपको फाइंड करना है। एक तरीका तो यह है कि यहां पे अब आप कोर्स नेम आपके साथ शेयर किया जाएगा, यहां से सर्च कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लास के लिए जो मैंने कोर्स बनाया हुआ है, कैफ फॉर बिजनेस लॉस, लेकिन सम टाइम ये सर्च में वो कोर्स आ जाता है, सम टाइम नहीं आता। अब देखिए, हम ये देखते हैं हमारा कोर्स आता है कि नहीं आता। यहां पे उसने हमारे सामने कोर्स को डिस्प्ले नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल नहीं किया, हालांकि कोर्स हमारा है। तो जो बेहतर तरीका होता है इसका वो ये है कि आप यहां पे आइए जी, बिजनेस, हाँ वो शायद लॉस, लेकिन बेहतर तरीका ये है, यहां पे आप टाइप कीजिए www.brain, एक यूआरएल होता है, यूआरएल, हर कोर्स का एक यूआरएल है। वो यूआरएल क्या है, वो आपको पेज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप देखिए तो स्टेप नंबर 4 में उसने यूआरएल लिखा हुआ है, brainscape.com, फिर उसके बाद है /p, फिर /2YFZJLH, कैप्स या स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, B8JH5। देखिए यही है, मैच कर लें। अब मैंने इसको जब एंटर किया तो ये डायरेक्ट मुझे उस कोर्स के ऊपर ले आएगा। ये देखिए, अब कोर्स आपके सामने है, कैफ फॉर बिजनेस लॉस बाय एम आसिफ, स्प्रिंग 2022। आपने इसमें स्टार्ट स्टडिंग के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट स्टडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में कोर्स लोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कोर्स था किसी भी टीचर ने जो क्रिएट किया आपके अकाउंट में लोड हो गया। अब इसमें एक तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने कोर्स ऐड किया होता है नॉलेज रिहैब का, ठीक है। ये सैंपल कोर्स उनका समझ, हमें से कोई लेना देना नहीं, इसको हमने क्रॉस कर दिया।
और हमारे पास कैफ और बिजनेस लॉ का कोर्स आ गया। अब इसमें ये चैप्टर 2 है, आगे चल के फर्दर चैप्टर 3, 4, 5 जैसे जैसे मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा ये उससे नीचे आते रहेंगे। आपने जब भी रिवीजन करनी है ना, आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो एक चैप्टर की रिवीजन कर लें, चाहे मल्टीपल चैप्टर्स की रिवीजन कर लें। और याद रखें जितने ज्यादा चैप्टर्स होंगे उतनी रिवीजन बेहतर होगी, जितने ज्यादा, क्योंकि उतना ज्यादा वैरायटी के साथ रैंडमली आपके सामने कंसेप्ट आएंगे। बहरहाल जब 2-3 चैप्टर्स आएंगे तो आप उनके हर एक के साथ ये सर्कल होगा। अगर सर्कल पे आप क्लिक करना, अगर फर्स्ट कीजिए आप चैप्टर 2, 4 और 7 की रिवीजन करना चाहते हैं तो यहां पे चैप्टर 2 के आगे सर्कल पे क्लिक कर दें, फिर उसके बाद 4 और 5। और अगर आप सारे चैप्टर्स की रिवीजन करना चाहते हैं तो या तो 1 बाय 1 सर्कल पे क्लिक कर लें या ये ऊपर क्लिक कर दें, तो वो जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे सबको सेलेक्ट कर लेगा। और फिर आप यहां पे स्टडी का क्लिक कर दें। स्टडी का मतलब कि अब वो आपको रिवीजन की तरफ ले जाएगा। यहां पे मैंने अब क्लिक किया, जब क्लिक किया तो वो आपको बता रहा है कि 10 कार्ड, अच्छा 10 कार्ड में इन्होंने इंटरवल कैलकुलेट किया हुआ, जो भी इनके रिसर्चर्स हैं, कि रिवीजन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक वक्त में आपने कोई 100 कंसेप्ट रिवाइज कर लिए। कहते हैं नहीं, असल में अच्छी रिवीजन के लिए जरूरी होता है कि जब कभी आप कुछ मटेरियल रिवाइज करें, कंसेप्ट्स आपने सीखा, उसके बाद कुछ ना कुछ ब्रेक दें अपने माइंड को। हमारा माइंड उस अरसे में कंसेप्ट्स को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से, ब्रेन के 2 हिस्से, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला होता है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो वो ये कहते हैं एक वक्त में अगर आपने 10 फ्लैश कार्ड्स रिवाइज कर लिए या 10 कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, ये सफिशिएंट, इससे ज्यादा रिवीजन आपने नहीं करनी। करना चाहे कर सकते हैं, दोबारा क्लिक कर दें, वो दोबारा आपको 10 फ्लैश कार्ड सामने ले आएगा। लेकिन बेहतर यही होता है कि आपने रिवीजन सिर्फ 10 फ्लैश कार्ड की एक दफा करें, एक सीटिंग में करें। उसके बाद अगर फर्दर रिवीजन करनी है तो आप इवनिंग में कर सकते हैं या मॉर्निंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 फ्लैश कार्ड थे। अब उसने उनमें से एक फ्लैश कार्ड मेरे सामने लिया, डिफाइन ऑफर आर प्रपोजल। अच्छा, इसमें मैंने चैप्टर भी मेंशन कर दिया हुआ है, चैप्टर भी नीचे मेंशन कर दिया। चैप्टर मेंशन करने का पर्पस ये है, जब मल्टीपल चैप्टर्स आप रिवाइज कर रहे होंगे तो उस वक्त कोई क्वेश्चन सामने आया, फर्ज कीजिए वो आपको नहीं आता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन था जिसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है, जिसको आपने पढ़ना है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जब मल्टीपल चैप्टर्स ऐड होंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता चल रहा है क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो डिफाइन ऑफर और प्रपोजल, अब मैं अपने जहन में इसकी डेफिनेशन जो है वो लेके आऊंगा। फिर इसके बाद डेफिनेशन जब मेरे जहन में आ जाएगी, मैं रिवील आंसर का बटन दबाऊं, ये यहां पे मैंने रिवील आंसर को प्रेस किया, मेरे सामने आंसर आ गया। अब यहां पे सबसे अहम स्टेप है, मैंने वैल्यूएशन करनी है कि ये कितने % मेरा आंसर सही है जो मेरे माइंड में आया था। अगर 100% सही है, वो साथ साथ आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना हम इसको, तो साथ साथ गाइड कर रहा है कि हमने इसको अगर 100% किया तो 5 क्लिक करेंगे, अगर बिल्कुल भी नहीं तो फिर 1 पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट कीजिए हमें 100% आता था, हमने 5 पे क्लिक किया। अब हमें गाइड कर रहा है कि आपने इसकी रेटिंग किया 5, इट शुड नॉट रिपीट फॉर ए व्हाइल। इसका मतलब क्या है कि अभी ये कुछ अर्से 2-3 दिन तक अभी ये रिपीट दोबारा नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है। इसके बजाय वो कंसेप्ट रिपीट हो गए जिनको आपने रेटिंग 1 या 2 की दी होगी या 3 की। तो यहां पे हमने कहा ठीक है जी, हमें ये नीचे गाइड कर रहा है 5 रिपीट रेयरली और 1 रिपीट ऑफन, ठीक है। तो यहां पे हमने कहा ठीक है जी, हमें आपकी रेटिंग की समझ आ गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, डिफाइन एक्सेप्टेंस, क्लिक करेंगे, जहन में डेफिनेशन दोहराएंगे, डेफिनेशन कंपेयर करेंगे, फिर उसे बता देंगे हाँ जी नॉट एट। वो आगे ऑटोमेटिकली बैक एंड पे इसकी रैंकिंग करता जाएगा और स्टोरेज करता जाएगा आपके कार्ड्स को, ठीक है। जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे, आपका जो फोकस है वो वीक एरिया पे होता जाएगा, और जैसे वीक एरिया पे जितना टाइम लगाएंगे वो आपका वीक एरिया स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। ये नेचुरली प्रोसेस होता जाएगा। आपके कुछ हो सकता है स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट वीक की तरफ चले जाए, कुछ वीक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग की तरफ चले जाए, लेकिन जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता सारे एरिया आपके स्ट्रॉन्ग साइड पे आते जाएंगे। ये सिस्टम पता चल गया आपको। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने साथ ही साथ अपना अकाउंट बनाया है और वो कार्ड्स पे पहुंच गया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? चलिए, आपने अब इसी तरह इसको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। मीनवाइल मैं फर्दर चैप्टर्स भी ऐड करता रहूंगा। हाँ, इसमें एक चीज है, अभी फिलहाल मैंने बेसिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीजें थी, ठीक है, वो ऐड किया, उसको सामने रख के कार्ड बनाया। ये तकरीबन 14 कार्ड्स बने हैं। तो स्टूडेंट कहने लगा सर अगर अभी हम 10 कार्ड की रिवीजन करते हैं, शाम में जब दोबारा हम रिवीजन करेंगे तो क्या वही सुबह वाले 10 कार्ड आएंगे? नहीं, वो रैंडम एक तो सुबह वाले कार्ड में से उन कार्ड्स को सेलेक्ट करेगा जिनमें आपकी परफॉर्मेंस पुअर थी, 1 to 3 रैंकिंग वाले, प्लस कुछ सिलेक्शन नए कार्ड में से भी करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि नए टोटल कार्ड्स कितने हैं। जैसे अगर कार्ड्स ही टोटल 10 है तो जब कभी भी आप रिवीजन करेंगे वो सिर्फ 10 कार्ड ही आएंगे, वो करेगा सिर्फ ये कि
उन 10 में से पहले आपके वीक वाले कार्ड्स को सामने लेके आएगा। लेकिन अगर कार्ड्स की तादाद ज्यादा है तो अनसीन या न्यू कार्ड आपके सामने ज्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगे। वो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करता है, छोटे चैप्टर के कम कार्ड्स होंगे, बड़े चैप्टर के ज्यादा कार्ड्स होंगे। ठीक है, जैसे इस चैप्टर में कितने कार्ड्स टोटल बने हैं बता सकते हैं आप? नहीं, ये 14 कार्ड है। थर्ड कार्ड में हम, ठीक है, टोटल 14 कार्ड हैं। पहली दफा रिवीजन करेंगे तो मैंने उससे कहा हुआ है कि वो तरतीब से सारे कंसेप्ट पूछे, ठीक है, 1 2 3। फिर उसके बाद सेकंड रिवीजन में वो जो आपकी जो भी रैंकिंग होगी उस लिहाज से वो आपसे कंसेप्ट पूछता रहेगा। जब भी आप खत्म करना चाहें सिंपल इसको क्रॉस कर दें, कोई इशू नहीं है, सेव ऑटोमेटिकली होता रहता है। और अगर आप इसको, मैंने पहले भी जैसे बताया, मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी सिंक्रोनाइज होता रहेगा आपका काउंट, लेकिन काउंट सेम आपने यूज करना है। जिस काउंट से मोबाइल के जरिए एक्सेस करना है उसी काउंट से आपने लैपटॉप के जरिए एक्सेस करना है। सिंक्रोनाइज होता रहेगा, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि आपने मोबाइल ऐप इस्तेमाल नहीं करनी। मोबाइल ऐप में मैंने आपको बताया उसमें एक डेफिशिएंसी है कि वो मल्टीपल चैप्टर्स के रिवाइज करने की ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब मीनवाइल इसको प्रैक्टिस करें आप घर जाके। आज कोई प्रॉब्लम आती है तो इंशाल्लाह हम कल क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं है। चलिए जी, ये था हमारा कि ब्रेनस्केप को हमने कैसे यूज करना है। ये पॉज कर दीजिएगा जी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई कंसेप्ट पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, वो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई इशू जी। दो पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, बजट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद एक पार्टी कोर्ट जाए और उसे सू करे कि इसमें मेरे से मंजूर था, ठीक है, वो तो बजट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी जी। अब ये वाइड होगा या नहीं? अगर फर्ज कीजिए दो क्वेश्चन या दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी ने उसकी खिलाफवर्जी की और दूसरी पार्टी कोर्ट में पहुंच गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल? याद रखें इस सिचुएशन को, जब कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करे इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। ठीक है, इसको ना वैलिड कहा जाता है ना वॉइड कहा जाता है, बल्कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से जुर्म है और इसकी सजा मिलती है उस पार्टी को जिसने डिफॉल्ट किया हो। तो इसके लिए टर्म वाइड या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि क्या टर्म है, ब्रीच ऑफ। जब कभी दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कोई एक पार्टी उसकी खिलाफवर्जी करती है या जो भी प्रॉमिस उसने कहा था एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं करती, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सर तो जो वॉइड होगा सर, तो वो किस तरह प्रूफ होगा? वाइड कैसे होगा? वाइडेबल होता है फ्री कंसेंट ना होने की वजह से। ठीक है, इसकी सारी डिफरेंट सिचुएशन और उसके आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ये हम रेलिवेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये थोड़ा सा एडवांस उस चैप्टर में डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन हम फर्दर उस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि अगर दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती, इसे क्या कहेंगे हम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म ध्यान में रखिए, ये हम टर्म है। और की क्वेश्चन जी। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है, हाँ, ये क्या है? आर्बिट्रेशन कहते हैं सुलह सफाई को। जब दो पार्टीज के दरमियान में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, झगड़ा होता है, तो उसके दरमियान में आपको होता है सुलह सफाई की जाती है। असल में एक, जब दो पार्टीज के दरमियान में कोई भी डिस्प्यूट होना, एक होता है अदालत जाके वकीलों के जरिए से अब फैसला होगा, और दूसरा होता है कि गली मोहल्ले में पंचायत वगैरह लग के जो बड़े लोग हैं वो आपस में बैठ के उस इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं। खासतौर पर जब आप कमर्शियल एग्रीमेंट देखें, कमर्शियल मार्केट, फॉर एग्जाम्पल फी सेंटर चले जाए आप, तो वहां पे अगर कस्टमर का और दुकानदार का कोई डिस्प्यूट राइज होता है ना, या दुकानदारों का आपस का डिस्प्यूट राइज होता है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई होती है मार्केट की कि फैसला वहां पे होगा। इसका दोनों पार्टीज को फायदा होता है कि वो कोर्ट कचहरी के लंबे चक्रों से बच जाते हैं और फैसला भी जल्दी निपट जाता है। इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, या समटाइम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कहते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, वरना लीगली इस टर्म को कहते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, अगर कोई आर्बिट्रेशन हुई है तो याद रखिए लॉ कहता है उसका रिटर्न होना जरूरी है, क्योंकि पार्टीज का तो पहले झगड़ा चल रहा है। तो इस तरह का एग्रीमेंट है कि ज़बानी कलामी होगा तो उसमें पार्टीज के दरमियान में ट्रस्ट नहीं होता। इसीलिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जब भी होंगे इनका रिटर्न होना जरूरी है। क्लियर हो गया जी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? और की क्वेश्चन जी? हाँ, फ्री कंसेंट में लिखा हुआ है देयर शुड बी नो कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। इन सब का मतलब क्या है? इनमें से हर एक लफ्ज को अलग-अलग डिटेल में हमने पढ़ना है अगले चैप्टर में। शाबाश, पहुंच गए हैं बिल्कुल जी। माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड है कि वाइडेबल है? आज के लेक्चर में हमारी सारी डिस्कशन यही होगी कि जो माइनर के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं उसका लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस का मतलब वो वैलिड है कि वाइड है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। आगे फर्दर डिस्कशन हम आज के लेक्चर में इसी चीज के ऊपर कर रहे होंगे जी। और की क्वेश्चन? टाइम बार डेट
देखिए डेट का मतलब है कि आपने किसी को लोन दिया हुआ है। जब हम किसी को लोन देते हैं और उसके साथ ड्यू डेट एग्री होती है, लॉ कहता है ड्यू डेट के 3 साल के अंदर अंदर आपने उससे वो लोन रिकवर करवाना है। अगर आपने 3 साल के अंदर उससे लोन रिकवर नहीं करवाया तो फिर वो टाइम बार डेट हो जाता है, अब आप लीगली उसे रिकवरी नहीं करवा सकते। ठीक है, यानी 3 साल तक जिस बंदे से आपने पैसे नहीं लिए, लॉ क्या समझेगा, अब आपने कभी भी उसे पैसे नहीं लेने। लेकिन फर्ज कीजिए 3 साल के बाद वो बंदा हमारे पास आ जाए और कहे कि जी मैं अब आपको पैसे देने को तैयार हूं। लॉ ये कहता है कि क्या आप उसके इस प्रॉमिस, इस स्टेटमेंट की बेस पे उसके खिलाफ रिकवरी का एक्शन ले सकते हैं? लॉ कहता है नहीं, ये रिटर्न होना जरूरी है। यानी एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट, समझ रहे हैं? एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट शुड बी इन रिटर्न। वो बंदा जो एग्रीमेंट कर रहा है हमारे साथ, प्रॉमिस कर रहा है कि वो टाइम बार्ड डेट की पेमेंट कर देगा, इसका रिटर्न होना जरूरी है। रिटर्न होगा तो फिर हम उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, वरना नहीं। क्लियर हो गया जी? तो बताइए एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड डेट वाले केस में हमने पैसे रिसीव करने होते हैं कि देने होते हैं? रिसीव करने होते हैं, बिल्कुल। तो हम रिसीव तब कर सकते हैं जब वो रिटर्न फॉर्म में हमें एग्री करेगा दूसरी पार्टी। और कोई क्वेश्चन? जी सर जी, जो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होती है तो उसमें कोर्ट एग्री पार्टी की बात क्यों माने? जो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होते हैं वो किसकी ऑप्शन पे वाइडेबल होते हैं? एग्रीड पार्टी का मतलब वो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। वो तो झूठ भी बोल सकते हैं। हाँ, वो झूठ बोल सकता है और हर पार्टी झूठ बोल सकती है, लेकिन वकील ये कौन साबित करेगा झूठ बोल रहा है? वकील साबित करेगा। हमें याद रखें किसी भी केस स्टडी में वो क्लियरली बताएगा किसमें एग्रीड पार्टी कौन है। 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, क्लियरली बताएगा एग्रीड पार्टी कौन है। ठीक है, केस स्टडी में हमने लीगल प्रोविजंस को डिस्कस करना होता है, ये डिस्कस नहीं करना होता कि इसको साबित कैसे करेंगे कोर्ट में। ठीक है, वो अगर हम LLB कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त में ये चीजें सीख रहे होते हैं कि हमने कोर्ट में साबित कैसे करना है। हम तो सिंपल कंसेप्ट्स, लीगल प्रोविजन सीख रहे हैं। इसमें वो हमसे यही टेस्ट करेगा कि बताओ इस सिचुएशन में लीगल प्रोविजन क्या है, क्या होगा। प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, प्रोसीजरल इश्यूज, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और कोई क्वेश्चन? सर मतलब जो बंदा एक्सपर्ट हो फ्रॉड में, फिर तो वो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को वाइड में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं, वो केस के फैक्ट्स पे डिपेंड। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा इनका क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी एक्सपर्ट फ्रॉडिया किस्म का बंदा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर सकता है? नहीं, ये केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। अब जाहिर है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, साथ किसी वकील को लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो लॉयर्स होते हैं वो इस तरह की फॉर्मेलिटीज को कंसीडर कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है कि वो लीगली इन्फोर्सेबल हो, बाद में कोई मसला ना हो। जी बिल्कुल, राइटिंग में होते हैं, और राइटिंग में भी वो बड़े ध्यान से सेंटेंस वगैरह लिखते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट ए। Abid Bakr and Farhan entered to an agreement of the division among them of gains acquired or to be acquired by them by, यानी वो कह रहे हैं हम लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे और फिर उससे जो हमें गेन होगा वापस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये इलीगल ऑब्जेक्ट है। इनका क्वेश्चन ये है कि इसमें कंसेंट भी तो फ्री नहीं है। फ्रॉड से अगर कोई हो तो वो कंसेंट फ्री नहीं होती है, लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे और उससे जो फायदा होगा वो आपस में बांटेंगे। वो ये नहीं कह रहे कि हम एक दूसरे के साथ फ्रॉड करेंगे, दूसरे लोग। हाँ, और जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है ना, उसके लिए फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो सकता है। ठीक है, इनका आपस में चूंकि सिर्फ एग्रीमेंट हो रहा है और सारे तीनों के तीनों ही फ्रॉड करने वाले, तो ये इलीगल ऑब्जेक्ट में जाए। हाँ, इसके अंदर दूसरी पार्टी नहीं है हमारे पास। जी और की क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं माइनर। आपको याद होगा हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक तो बड़ा ऑफर और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा? कैपेसिटी ऑफ पार्टी या कंपिटेंस ऑफ पार्टी, कि पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। इसमें हमने 3 पार्टीज के बारे में पढ़ा कि 3 पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, बाकी सारी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सी? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा, इसमें कंसेप्ट इतना सिंपल नहीं है कि हम सिर्फ ये कह दें कि माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो वाइड होगा। नहीं, कुछ सिचुएशन में इनके साथ एग्रीमेंट करें तो वैलिड होता है, कुछ सिचुएशन में एग्रीमेंट करें तो वाइड होता है। और बेसिकली आगे हमने इसी चीज को डिटेल में स्टडी करना है कि माइनर के साथ एग्रीमेंट करेंगे किस सिचुएशन में वैलिड होगा, किस में वाइड होगा। अनसाउंड माइंड वाले के साथ एग्रीमेंट करेंगे किस सिचुएशन में वैलिड है, किस में वाइड है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ एग्रीमेंट करेंगे किस सिचुएशन में वैलिड है और किस सिचुएशन में वाइड है। क्योंकि आपको पता है लॉ की हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं।
और एग्जाम में भी ज्यादातर एक्सेप्शन ही पूछता है। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं माइनर। कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिसक्वालिफाइड वाला। ये तो स्टार्ट करते हैं माइनर। अच्छा, माइनर का मतलब क्या है ये पता है आपको? माइनर किसे कहते हैं? ऐसा पर्सन जो अंडर द एज ऑफ 18 हो नॉर्मली, लेकिन अगर किसी का गार्डियन अपॉइंट किया गया उसके लिए गार्डियन कौन होता है? अगर किसी के वालिदैन ना हो, गार्डियन सरपरस्त वालिदैन ना हो और कोर्ट की तरफ से किसी को उसका सरपरस्त अपॉइंट कर दिया जाए, कोई चचा है, मामू है, कोई भी, तो हम उसे कहते हैं गार्डियन। जो बच्चा अंडर गार्डियनशिप है उसके लिए एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल नहीं बल्कि 21 साल है, 21 ईयर्स। तो ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो हम एज ऑफ मेजोरिटी क्या अज्यूम करेंगे? 18 ईयर्स। कुछ भी नहीं अगर मेंशन तो रेगुलर वाला केस 18 ईयर्स। सबसे पहला लीगल स्टेटस एग्रीमेंट विद माइनर के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो होगा वॉइड अगेंस्ट हिम। वॉइड का मतलब तो हमें पता है, इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अगेंस्ट हिम का मतलब क्या है? उसके खिलाफ इन्फोर्स नहीं। इसका मतलब है अगर उसकी फेवर में हो वो इन्फोर्स कराया जा सकता है। यानी माइनर ने किसी दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया और माइनर ने दूसरे बंदे से उधार लिया, क्या वो अदर पर्सन माइनर से रिकवरी करवा सकता है? नहीं करवा सकता। और अगर माइनर ने दूसरे बंदे को उधार दिया हो, माइनर रिकवरी करवा सकता है? ये कंसेप्ट है। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अगेंस्ट हिम। कह रहा है लेंडर, लेंडर का मतलब होता है जो पैसे देता है। लेंडर कैन नॉट रिकवर फ्रॉम माइनर। लेंडर ने अगर माइनर को पैसे दिए रिकवर नहीं करा सकता। फर्ज कीजिए मैं अडल्ट हूं, ये माइनर है। अब माइनर ने मुझसे पैसे लिए 1 लाख रुपया उधार, अब खर्च कर लिए, खा पी लिए, क्या मैं इनसे रिकवर करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता। लेकिन अगर इन्होंने मुझे उधार दिया हो, ठीक है, और मैंने खा पी लिया, क्या अब ये रिकवर करवा सकता है मुझसे? यस। लॉ ने माइनर को ये बेनिफिट दिया। ये क्लियर हो गया? वाइड अगेंस्ट हिम, लेकिन वैल्यू इन फेवर ऑफ हिम वो वैलिड होगा। पहला कंसेप्ट ओके, ठीक है। लेंडर कैन नॉट रिकवर फ्रॉम माइनर बट माइनर कैन रिकवर मनी रेंट, अगर किसी को पैसे देकर। आगे चलें जी। नेक्स्ट, रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। ये स्टॉपल क्या होता है? स्टॉपल का मतलब है किसी को रोकना, ठीक है, या कह लीजिए मुकरना, इनकार करना। मुकरना कह ले, मुकरना, यहां पे मुकरना ज्यादा बेहतर लफ्ज है, लेकिन घूम फिर के वही मतलब बन जाता है। लॉ ये कहता है अगर कोई बंदा पब्लिक के सामने कोई स्टेटमेंट दे, चाहे वो स्टेटमेंट गलत क्यों ना हो, अगर उसने पब्लिक के सामने स्टेटमेंट दी और लोगों ने उसकी बेस पे एक्ट किया, बंदा बाद में उसे मुकर नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनरशिप है, ये 5 पार्टनर्स बैठे हैं, मैं छठा बंदा पार्टनर नहीं हूं, और ये किसी बैंक वाले को कहते हैं कि सर ये हमारा पार्टनर है छठा बंदा। अब अगर मैं बैंक वालों के साथ कोई डीलिंग करता हूं, उससे लोन लेता हूं, ठीक है, क्या बाद में ये लोग मुकर सकते हैं कि सर हम उसके लोन के जिम्मेदार नहीं है? क्यों? वो तो हमारा पार्टनर ही नहीं है, हमने कह दिया था, लेकिन ये देखिए हमारे पास जो एग्रीमेंट है उसमें हम 5 के नाम है, छठा तो वो है ही नहीं। लॉ ये कहता है कि अब आप मुकर नहीं सकते, ये पार्टनर मुकर नहीं सकते। अगर उन्होंने किसी दूसरे बंदे को अपना पार्टनर रिप्रेजेंट किया है तो एक्चुअली अब चाहे वो नहीं भी था, लेकिन जब रिप्रेजेंट कर दिया वो पार्टनर ही समझा जाएगा। ये है रूल ऑफ स्टॉपल, कि आप एक स्टेटमेंट दे के उसे मुकर नहीं सकते। इसके एक और एग्जांपल सुना। एक रिलेशनशिप होता है एजेंट और प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल वो बंदा जो किसी दूसरे को अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पे कोई काम करने के लिए, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर कोई मालिक है, उसने कोई चीज बेचनी है, तो बाजू का सेल एजेंट को कहता है ये मेरे बिहाफ पे चीजें बेच दो। एजेंट का जो भी एक्ट होता है वो प्रिंसिपल का एक्ट समझा जाता है। फर्ज कीजिए एक बंदा प्रिंसिपल का एजेंट नहीं था, प्रिंसिपल ने दूसरे लोगों से वैसे ही कह दिया कि ये मेरा एजेंट है। अब बताइए अगर ये एजेंट कोई ट्रांजैक्शन करता है, प्रिंसिपल लायबल है कि नहीं? और अगर वो बाद में कहे सर ये देखे मेरा तो उसके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्या मैं मुकर सकता हूं? यह है रूल ऑफ स्टॉपल। रूल ऑफ स्टॉपल का मतलब यह है स्टेटमेंट देने के बाद आप उसे मुकर नहीं सकते। ये बात समझ आ गई? रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर का मतलब क्या है? अगर माइनर मुकर सकता है, माइनर फर्ज कीजिए उसकी सेहत अच्छी है और वो दिखने में लग रहा है 19 साल का, असल में 16 साल का है, और वो किसी से जाके उधार पैसे ले लेता है और ये स्टेटमेंट देता है कि मैं तो मेजर हूं,
मेरी उम्र 19 साल है, ये रिप्रेजेंटेशन दे के लोन ले लेता है, बताइए, और उसके बाद खर्च कर लेता है, बताइए क्या वो दूसरा पर्सन इससे रिकवरी करवा सकता है? क्यों नहीं करवा सकता? इसने तो माइनर है, लेकिन इसने कहा था मैं मेजर हूं, तो अगर कहा था तो भुगते। हाँ, रूल ऑफ स्टॉपेल इस पे अप्लाई नहीं होता। ये रूल ऑफ स्टॉपेल समझ रहे हैं? स्टॉपेल किसको कहते हैं? स्टॉपेल का मतलब है कि किसी को रोकना, कि जो वो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका है उससे मुकरने नहीं देंगे हम। रूल ऑफ स्टॉपेल का मतलब क्या? लॉ क्या कहता है? अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी है, हम उसको उससे मुकरने नहीं देंगे, यह है रूल ऑफ स्टॉपेल। लेकिन माइनर के लिए खसूसी रायत है। माइनर अगर चाहे तो अपने आप को रिप्रेजेंट करे, पहले मैं मेजर हूं और बाद में मुकर जाए कहे मैं तो माइनर हूं, लॉ उसे क्या ट्रीट करेगा? मेजर के माइनर? माइनर। अगर कोई और बंदा होता है तो लॉ उसे मुकरने ना देता, लेकिन जो कि माइनर है इसके लिए खसूसी रहता है। रूल ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। ये बात समझ आई? आगे चल रहे, नो रेटिफिकेशन। अच्छा, ये जो लीगल टर्म्स है ना, जैसे ये स्टॉपेल है, इसको लिख लें साथ में, इसका मतलब लिख लें, ठीक। इसी तरह ये नेक्स्ट टर्म है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन को भी साइड पे कहीं लिख ले। रेटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सीक्वेंट अप्रूवल। सब्सीक्वेंट अप्रूवल। एक लॉ में दो टर्म होते हैं, एक होती है ऑथराइजेशन, एक है रेटिफिकेशन। फर्ज कीजिए मैं टीचर हूं कॉलेज में और प्रिंसिपल साहब है, एक जगह पे एसी की जरूरत है रूम में। मैंने प्रिंसिपल साहब से जाके कहा सर रूम में एसी की जरूरत है। प्रिंसिपल साहब ने कहा अच्छा जाके खरीद लें और अकाउंटेंट से पैसे ले लें। यह है ऑथराइजेशन। ट्रांजैक्शन से पहले अप्रूवल लेना, इसे क्या कहते हैं? ऑथराइजेशन या अप्रूवल। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है? क्लास में एसी की जरूरत है, प्रिंसिपल साहब अपने ऑफिस में नहीं है, मैंने उनकी इजाजत के बगैर ही एसी मंगवा लिया, एसी मंगवा के इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब के पास गया कि सर ये क्लास में एसी इंस्टॉल किया, उस वक्त आप रूम में मौजूद नहीं थे। प्रिंसिपल साहब ने इसकी अप्रूवल दे दी है, ये भी अप्रूवल या ऑथराइजेशन, लेकिन लॉ इसके लिए वर्ड ऑथराइजेशन यूज नहीं करता, बल्कि इसके लिए वर्ड यूज करता है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब है सब्सिक्वेंटली, ट्रांजैक्शन के बाद सब्सिक्वेंटली उसकी अप्रूवल देना। ये ध्यान में रखिएगा, वर्ड ऑथराइजेशन और रेटिफिकेशन में फर्क है। ऑथराइजेशन है एक्ट से पहले अप्रूवल और रेटिफिकेशन है एक्ट के बाद अप्रूवल, सब्सिक्वेंट अप्रूवल। अच्छा, आप सुने, माइनर ने 16 साल की उम्र में एग्रीमेंट किया मेजर के साथ और माइनर ने पैसे लिए। क्या 17 साल की उम्र में वो दूसरा पर्सन माइनर से पैसे रिकवर करवा सकता है? नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? वॉइड। ये कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट क्या है? उस दूसरे बंदे ने वेट किया माइनर के 18 साल होने का। जब माइनर की उम्र 18 साल हो गई तो उसने कहा भाई अब आके एग्रीमेंट करो नया, कि वो जो पहला एग्रीमेंट था उसकी जगह पे नया एग्रीमेंट करो, और अब 18 साल की उम्र में तुम मेरे साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि तुमने मुझे पैसे अदा करने हैं। अब बताइए जो दूसरे वाला एग्रीमेंट है ये वैलिड है कि नहीं? ये ज़हन में रखिए, ये उस वक्त एग्रीमेंट किया है जब वो एज ऑफ मेच्योरिटी को अचीव कर चुका है, अब माइनर नहीं है। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? लॉ कहता है ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, वॉइड। अच्छा, रीजन सुनिएगा, रीजन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है बेशक ये एग्रीमेंट जिस वक्त किया गया उस वक्त वो पर्सन माइनर नहीं मेजर है, लेकिन इस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट किसकी जगह पे किया गया? पुराने वाले एग्रीमेंट की बेस पे, जो कि पुराने वाला एग्रीमेंट वॉइड था। तो मुझे बताइए वॉइड एग्रीमेंट की जगह पे जो नया एग्रीमेंट किया जाए वो वैलिड होगा कि वॉइड? वो भी वॉइड है। वॉइड एग्रीमेंट की जगह पे जो दूसरा एग्रीमेंट किया गया वो भी वॉइड है। लॉ ये कहता है कि इसकी कंसीडरेशन क्या थी नए एग्रीमेंट की? वो पुराना एग्रीमेंट वो तो वॉइड था, वो वॉइड तो कंसीडरेशन वॉइड, कंसीडरेशन वॉइड तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। यानी अगर माइनर बाद में सब्सिक्वेंटली 18 साल का हो जाए और अपने पिछले वाले अनऑथोराइज्ड वॉइड एक्ट को रेटिफाई करना चाहे, वो भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। ये रेटिफिकेशन समझ आई कि पहले 16 साल की उम्र में जो एग्रीमेंट किया वो तो वाइड ही वाइड था। क्या इस वाइड एग्रीमेंट को सब्सिक्वेंटली 18 साल होने के बाद नया एग्रीमेंट करके इसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है? नहीं। इस वाइड एग्रीमेंट की जगह पे सब्सिक्वेंटली जो एग्रीमेंट होगा वो भी वाइड होगा, यानी इसकी रेटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? स्टॉपर वाला भी क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इन पार्टनरशिप माइनर पार्टनर नहीं बन सकता।
माइनर पार्टनर नहीं, ये कंसेप्ट यहां पे भी पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप में भी जाके ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट दो जगह इस्तेमाल हो रहा है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ, वो पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है, पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता। अच्छा, ये अजीब बात है भाई, पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है लेकिन पार्टनर नहीं हो सकता, मतलब क्या हुआ? माइनर के लिए एक खासूसी जगह रखी गई है पार्टनरशिप में, जिसे कहते हैं माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी देखिए, यहां पे लॉ माइनर को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, कि उसकी फेवर में होगा तो ठीक है, उसके अगेंस्ट होगा तो नहीं। पार्टनरशिप में भी लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करता है। जनरल पार्टनर का रूल क्या होता है? जनरली जो पार्टनर होते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, लॉस हुआ तो वो शेयर होगा, और अगर किसी पार्टनर के पास पैसे नहीं है वो घर से पैसे लाके पूरे करेगा। इसे क्या नाम देते हैं? पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी का मतलब है अगर बिजनेस को नुकसान हो गया तो पार्टनर अपने घर से पैसे लेगा, प्रॉफिट हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जनरल पार्टनर का रूल बता रहा हूं। और अगर लॉस हो गया तो पार्टनर अपने घर से पैसे लेके आएगा। माइनर के लिए क्या रूल है? पहुंच गए होंगे आप। अगर प्रॉफिट हुआ है इसको मिलेगा, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो वो घर से पैसे नहीं लेके आएगा। इसे कहते हैं माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। बेनिफिट्स का वर्ड समझ आ गया कि जो फायदा होगा वो उसको मिलेगा, और अगर लायबिलिटी पे करने की बारी आती है, लायबिलिटी पे नहीं करेगा, लायबिलिटी पे नहीं करेगा। क्लियर हुआ ये बात? यानी इसका स्टेटस ट्रू पार्टनर नहीं है। इसको क्या कहते हैं? दोनों अल्फाज में फर्क ध्यान में रखिए। पहली स्टेटमेंट, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर। दूसरी, माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। दोनों स्टेटमेंट समझ आ रही है? कंफ्लिक्टिंग तो नहीं है ना? चलिए, शाबाश। जी जी। हाँ, अक्सर इसी तरह होता है, बल्कि ये पार्टनरशिप का केस है, उसमें मेरा ख्याल है कि आपने 4-5 केस स्टडीज में यही केस बनाया है कि एक पार्टनर था, उसका एक बेटा था 10 साल का, पार्टनर की सडन डेथ हो गई। अब उसके बेटे की जगह उसे पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है क्या? इसका जवाब था किया जा सकता है, लेकिन एज पार्टनर नहीं, बल्कि एज पार्टनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, आगे से आगे सवाल आपने नहीं पूछना कि जब वो 18 साल का होगा तो क्या करेगा। देखो, कभी ना कभी 18 साल का भी होगा ना। अब वो सारी उम्र एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप रहेगा कि 18 साल तक, और फिर उसे फैसला करना होगा वो पार्टनर बन सकता। ये बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा। सिर्फ बेनिफिट्स वाली बात समझ आ गई कि अगर पार्टनरशिप में फायदा हुआ है तो पार्टनर बिजनेस से उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर नुकसान हुआ है और पार्टनरशिप बैंकरप्ट हो गई है तो वो घर से पैसे दूसरे पार्टनर लेके आएंगे, माइनर नहीं लेके आएगा। क्यों? माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स था। हाँ, यूं कह लीजिए, ये आपने भाईजान ने बड़े शुस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए कि सर इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है जबकि माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। 100% करेक्ट, लेकिन मैं ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मेरा हाल था शायद आप समझेंगे नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझ आ गई है। अनलिमिटेड लायबिलिटी या पर्सनल लायबिलिटी होगी बाकी पार्टनर्स की, लेकिन माइनर की नहीं होगी। शाबाश। इन एजेंसी, जैसे हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है ना पार्टनरशिप का, उसमें माइनर का जिक्र है, उसी तरह एक टॉपिक एजेंसी का भी है, उसमें भी माइनर का जिक्र है। एजेंट रिलेशनशिप तो पता है ना आपको क्या होता है? क्या होता है एजेंसी रिलेशनशिप? प्रिंसिपल अपने, कोई एक बंदा, कोई एक ताजिर अपने बिहाफ पे किसी को, एम्प्लॉय को पॉइंट करे, उसे कहे जाओ ये चीजें बेचो लोगों को जाके। अब बाद में वो चीजें खराब निकली, कौन जिम्मेदार है? एजेंट के वो ताजिर? प्रिंसिपल। याद रखें, एजेंट जो भी लेन देन करता है, ट्रांजैक्शन करता है ऑन बिहाफ ऑफ, जनरल रूल ये है कि एजेंट की ट्रांजैक्शन के लिए लायबल प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। ये जनरल रूल है, जनरल रूल। अच्छा, माइनर है तो क्या होगा? माइनर आपको होता है कभी एक, अगर माइनर एजेंट है, पहले यूं सुने, माइनर एजेंट है, बताइए आपका कंसेप्ट क्या कहता है? लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल। ये तो रेगुलर केस हो गया। अच्छा, इसमें भी एक ट्विस्ट है। रेगुलर केस होता है ना, उसमें एजेंट के एक्ट्स के लिए लायबल कौन है? लेकिन अगर एजेंट 2 नंबरी करे, एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, एजेंट लोगों के साथ पैसे लेके निकल जाए, तो उस सूरत में जब मिसबिहेव करे, अथॉरिटी से एक्सीड करे, सही इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम ना करे, उस सूरत में एजेंट लायबल हो सकता है, नॉर्मल। लेकिन अगर एजेंट माइनर है,
वो रेगुलर केस में भी लायबल नहीं हो सकता, अगर वो पैसे ले लो के निकल जाए फिर भी लायबल नहीं हो सकता। बात समझ आई? माइनर। अच्छा चले दूसरा केस, क्या माइनर प्रिंसिपल हो सकता है? माइनर प्रिंसिपल होने में कोई एग्रीमेंट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनर प्रिंसिपल बनता है तो उसके एक्ट्स के लिए कौन लायबल होगा? एजेंट लायबल होगा। यानी इसका मतलब है हेड आए या टेल आए माइनर सेफ है, माइनर को कोई इशू नहीं है, चाहे उसे प्रिंसिपल बना ले चाहे एजेंट बना ले, वो लायबल नहीं है। क्लियर होती है ये बात? आगे चले, ये दोबारा हम याद रखें, ये कंसेप्ट स्टोपल वाला भी दोबारा आएगा, कंसेप्ट पार्टनरशिप वाला भी दोबारा आएगा, एजेंसी वाला भी दोबारा आएगा, रेटिफिकेशन भी एक जगह पे दोबारा कंसेप्ट आता है। आगे चलें जी, पेरेंट्स जी जी प्रिंसिपल और एजेंट दोनों माइनर, लॉ इसके ऊपर साइलेंट है, लॉ इसके ऊपर साइलेंट है। हाँ जी ये वकील जान। आगे चलते हैं, फिर कोई भी लायबल नहीं होंगे। फिर वो अगर आपस में है, आपस में उनका लेना देना है तो लॉ कहता है भाई कोई लेना देना नहीं। थर्ड पार्टी के साथ है तो वही रूल कि वो इन्फोर्स नहीं करवा सकते आप अगेंस्ट माइनर। वैसे बहरहाल इसका कंफर्म है 100%, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। पेरेंट्स ऑफ माइनर। अच्छा मुझे ये बताइए, माइनर के एक्ट्स के लिए उसके पेरेंट्स लायबल होते हैं? माइनर के एक्ट्स के लिए माइनर किसी से उधार ले ले, वापस किसने करना है? क्या पेरेंट्स वापस करने के लिए लायबल हैं? नहीं, अनलेस के माइनर एजेंट के तौर पे काम कर रहा हो। आपको पता है अगर माइनर एजेंट हो तो कौन लायबल होता है? प्रिंसिपल। और अगर माइनर प्रिंसिपल हो तो एजेंट लायबल होगा। ठीक है, तो एजेंट वाला केस एक अलग है, वरना नॉर्मली जहन में रखिएगा माइनर के किसी भी एक्ट के लिए उसके लिए उसके पेरेंट्स लायबल, लॉ कहता है पेरेंट्स की अलग एंटिटी है। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए माइनर भूख से मर रहा है और वो साथ वाले दुकानदार से कहता है कि मुझे कुछ खाने पीने की चीजें दो, और दुकानदार से खाने पीने की चीजें देता है, क्या दुकानदार इन चीजों के पैसे उसके पेरेंट्स से रिकवर करवा सकता है? लीगली नहीं करवा सकता, लीगली नहीं करवा सकता। एथिकली एक अलग इशू है, वो मैथिक्स ही पढ़े, हम लॉ पढ़े हैं। लीगली माइनर से ही रिकवर करवा सकता है वो, और वो भी आपको पता है जनरल नहीं करवा सकता। ठीक, तो पेरेंट्स ऑफ माइनर नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ माइनर, ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। हाँ, एक तो ये है कि माइनर ने एग्रीमेंट किया, क्या उसके पेरेंट्स उस एग्रीमेंट के लिए लायबल हैं? दूसरा, पेरेंट्स ने एग्रीमेंट किया या गार्डियन ने एग्रीमेंट किया, क्या माइनर लायबल है? जनरली नहीं, लेकिन याद रखें यहां पे आपने एग्जांपल रखनी है गार्डियन की। लीगल प्रोविजन में उसने पेरेंट्स और गार्डियन दोनों को कवर किया है। आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, फर्ज कीजिए बाप की प्रॉपर्टी करोड़ों की थी, डेथ हो गई, चचा गार्डियन अपॉइंट हुआ। अब बच्चे को मेंटेन करना है, उसके ऊपर खर्चा पानी तो आएगा ना, खाने पीने पे, स्कूल आने जाने पे। ठीक है, वो पैसे कहां से, क्या चचा अपनी जेब से देगा? लीगली बताना है, अपनी जेब से देगा या कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से खर्च करेगा? उसमें से खर्च करेगा। अच्छा, चचा का थोड़ा जरा माइंड अच्छा था, शार्प था, उसने कहा यार प्रॉपर्टी अगर एज इट इज मैं बेचता रहा ना तो जब तक ये बड़ा होगा प्रॉपर्टी तो आधी रह चुकी होगी, तो मैं ऐसा करता हूं इसकी जो कुछ शॉप्स वगैरह, इन पैसों से शॉप्स वगैरह बाय करते हैं, उनको रेंट पे देते हैं, जो भी मंथली रेंट आता जाएगा उससे इसके खर्चे पूरे होते जाएंगे, खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाएगी। अब अगर चचा माइनर यानी गार्डियन माइनर के बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट करता है, बताइए ये एग्रीमेंट अगेंस्ट माइनर इन्फोर्सेबल है कि नहीं? रेंट एग्रीमेंट। अब देखें आप अगेंस्ट का लफ्ज मिक्स ना करें कि उसके नुकसान के लिए, ये अगेंस्ट का मतलब ये चचा ने किसी को रेंट पे प्रॉपर्टी दी, अब माइनर ये कहता है कि नहीं भाई तुम उठो यहां से, मैंने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी, तुम्हें देनी। क्या जिस बंदे ने प्रॉपर्टी रेंट पे ली है वो रेंट एग्रीमेंट इन्फोर्स करवा सकता है माइनर के अगेंस्ट कि माइनर के कहने पे उसे एक जगह खाली करनी पड़ेगी? अच्छा जरा मुझे बताइए, लॉ ने माइनर को इतनी प्रोटेक्शन किस लिए दी? लॉ मैंने बताया था ना, लॉ के लिए माइनर जो है वो एक बच्चे की तरह है और लॉ की हैसियत मां की तरह। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि माइनर में इतनी सोच समझ नहीं है कि वो अपना भला बुरा जान सके। तो अगर माइनर में इतनी सोच समझ नहीं है अपना भला बुरा जान सके, तो क्या वो एक एग्रीमेंट जो गार्डियन ने किया उसके बेनिफिट के लिए उसमें इंटरफेयर कर सकता है? लॉ कहता है नहीं। ये वाहिद सिचुएशन है जिसमें लॉ ये कहता है कि एग्रीमेंट माइनर के अगेंस्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है। और ये कौन सा एग्रीमेंट है? जो गार्डियन करता है और फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर करता है।
क्योंकि इसमें माइनर का भला है, इसमें माइनर का भला है। तो ये एग्रीमेंट बाय पेरेंट्स क्लियर हो गया। जरा क्विक से रिवीजन करते, मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो गया कंसेप्ट। पहला रूल क्या है? एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? माइनर किसी से पैसे रिकवर करवा सकता है तो दूसरा बंदा माइनर से पैसे रिकवर। रूल ऑफ स्टॉपर डज नॉट अप्लाई, मतलब माइनर अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट करके बाद में मुकर सकता है और ला सकेगा, ठीक है ना पैसे दो। नो रेटिफिकेशन, माइनर ने एज ऑफ मिनोरिटी में जो है कॉन्टैक्ट किया, क्या एज ऑफ मेजोरिटी में उसको नया कॉन्टैक्ट में अप्रूव कर सकता है? नहीं। पार्टनरशिप में क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं। लेकिन ऐड, अच्छा आप सुनिए, एक क्वेश्चन में उसने पूछा क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, छोड़ने का नो। दूसरे क्वेश्चन में पूछा क्या माइनर पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है, छोड़ने का नो। हालांकि दूसरे का जवाब था यस, पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन पार्टनरशिप में ऐड होकर एज एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। और एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप को भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि उसकी लायबिलिटी दूसरों की अनलिमिटेड है लेकिन माइनर की लायबिलिटी वो घर से पैसे नहीं लेके आएगा। फिर एजेंसी में अगर माइनर एजेंट है लायबल कौन है? प्रिंसिपल। और अगर माइनर प्रिंसिपल है लायबल कौन है? एजेंट। और अगर नहीं, वो नहीं, दोनों माइनर नहीं। पेरेंट्स ऑफ माइनर, माइनर के पेरेंट्स माइनर के एक्ट के लिए लायबल हैं। एक केस में हो सकते हैं जब माइनर एजेंट ऑफ पेरेंट्स के तौर पे काम कर रहा हो। अच्छा, माइनर के एक्ट्स के लिए पेरेंट्स लायबल नहीं और पेरेंट्स या गार्डियन के एक्ट्स के लिए माइनर लायबल है। एक सेशन में क्या? जब गार्डियन एग्रीमेंट करे फॉर द बेनिफिट्स ऑफ, इसमें आपने हमेशा वो एग्जांपल लेके आनी है, वो उसके भले के लिए किराए पे दुकान दी ताकि उसका खर्चा पानी चलता रहे। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट अलोंग विद अडल्ट, ये सिंपल। अगर माइनर, हाँ है सिंपल लेकिन इसे थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर दूं, ट्विस्ट ऐड करके एक कंसेप्ट है वो आगे चल के मैंने बताना है। अब होगा इससे क्या, कंसेप्ट थोड़ा हमारा लेंथी हो जाएगा और एंड पे जो क्वेश्चन डिस्कस करने थे वो आपको फिर घर से डिस्कस करने के आने होंगे। मैं कल क्लास में करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट करवा दूं। एक होता है प्रोमिजर, प्रोमिजर एक होता है प्रोमिस, ऐसे है जी, जो एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर और ऑफरिंग होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, प्रोमिजर और प्रोमिजी। दुनिया के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती हैं? प्रोमिजर और प्रोमिजी। ये है प्रोमिजर, ये है प्रोमिजी। फर्ज कीजिए इधर है ए और बी, इन्होंने मिलके सी और डी से लोन लिया। ए और बी ने मिलके सी और डी से लोन लिया। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही कि अजीबोगरीब सी ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है तो यूं समझ लीजिए एक पार्टनरशिप ने दूसरी पार्टनरशिप से लोन लिया, ठीक है। लेकिन मैं इंडिविजुअल की एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ए और बी ने मिलके, पहली बात क्या ये पॉसिबल है? यस। बताइए लीगली इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज है? दो पार्टीज। एक कैसे है? चार कहो तो चलो बात समझ भी है, एक दो तीन, एक कैसे है? ये लहदा लोग हैं, ये लहदा, ये दो पार्टीज हैं, ये प्रोमिजर। अच्छा लेकिन इधर तो ये चार हैं, ए बी सी। लॉ ये कहता है कि जो प्रोमिजर वाली साइड पे पार्टीज है ना, इनको हम एक सिंगल पार्टी कंसीडर करें। इनके लिए टर्म यूज होती है जॉइंट प्रोमिजर, जॉइंट प्रोमिजर्स, जॉइंट प्रोमिजर, जॉइंट प्रोमिजर, ठीक है। जब एग्रीमेंट वगैरह होगा ना तो एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे एक पार्टी है और दूसरा पार्टी बी। आपने बात किसी लीगल रेफरेंस में पढ़ा होगा कि मिस्टर ए एंड अदर्स वर्सेस मिस्टर बी एंड अदर्स। आपने नहीं, हाँ चलें कोई बात नहीं, जब आप आगे चल के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज सीखेंगे। तो ये जॉइंट प्रोमिजर और ये जॉइंट प्रोमिजीज, जॉइंट प्रोमिजीज इसको कर, लेकिन इसको पार्टी एक ही कंसीडर किया जाएगा, जॉइंट प्रोमिजीज। ये कंसेप्ट जॉइंट प्रोमिजर प्रोमिजी का ध्यान में रखिएगा, आगे चल के चैप्टर में मैंने यूज करना है। उस वक्त आप कंफ्यूजन हो जाए जॉइंट प्रोमिजर क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोमिजर। और जॉइंट प्रोमिजी का मतलब क्या है? अगर माइनर और अडल्ट दोनों जॉइंट प्रोमिजर थे तो कौन लायबल है? अडल्ट लायबल है, माइनर नॉट लायबल, ठीक है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट का अल्फा समझ आ गया। इंसॉल्वेंसी, माइनर के बारे में कहा जाता है माइनर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताया था जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ एक्शन ले सकती हो, जो दोनों पार्टी के लिए वैलिड।
आपको पता है माइनर जो एग्रीमेंट करता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्यों? वो माइनर के लिए तो वैलिड है, दूसरी पार्टी के लिए नहीं है। तो जनरल एक लाइन बोली जाती है, माइनर एग्रीमेंट बाय माइनर इज वॉइड, ठीक है, क्योंकि वो वन साइडेड एग्रीमेंट होता है अगेंस्ट। माइनर क्या बोरोइंग एग्रीमेंट कर सकता है? वैलिड बोरोइंग एग्रीमेंट नहीं। अगर वो करता भी है तो उसके खिलाफ इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। इसीलिए माइनर को इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो अपना लोन रीपे ना कर पाए। माइनर तो लोन का एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता वैलिड, तो इसीलिए माइनर को इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जा सकता। अगर माइनर ने फर्ज कीजिए एग्रीमेंट किया, ये माइनर है, एग्रीमेंट, मैंने इनको 1 लाख रुपया दिया, मैं इनसे 1 लाख रुपया रिकवर करवा सकता हूं? मैं इनके पास पैसे लेने के मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कोर्ट में केस फाइल किया कि इसको बैंकरप्ट करार दें। अगर कोई अडल्ट ये काम करे ना कि उधार ले लिया और बाद में रीपे नहीं किया, कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट करार दे देता है, बैंकरप्ट, वो आइंदा कोई बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन माइनर ने अगर लोन वापस नहीं किया, क्या इसको इंसॉल्वेंट करार दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। फाइलिंग सूट, माइनर के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस फाइल, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में हो सकता है। माइनर अगर कोई जुर्म करेगा ना, हाँ बंदे मारिए ना, बंदे मारता रहे कि मैं माइनर हूं, क्रिमिनल कोर्ट में उसके खिलाफ एक्शन लिया, सिविल कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। क्लियर? अच्छा, अब आखिरी एग्जांपल और सबसे अहम एग्जांपल, माइनर भूखा मर रहा है और क्या उसके लीगली उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है? नहीं। अगर वो बाहर जाता है दुकानदार के पास, उसे कहता है मुझे कुछ खाने को दो, दुकानदार ने खाने को दिया, इसके पैसे वापस करने के लिए कौन पाबंद है? क्या वालिदैन पाबंद है? नहीं, ये हमने पढ़ लिया। अब सुन लीजिए, इस सिचुएशन में लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है अगर दुकानदार इसको चीजें ना दे वो तो भूखा मर जाएगा, क्या नहीं? मर जाएगा क्या नहीं? तो मरने दें उसको। आपको पता है लॉ कहता है नहीं, ये तो मैं इसके लिए माँ की तरह, हाँ बिल्कुल बच्चे की तरह। लॉ सुनिए जरा ध्यान से, लॉ कहता है अगर कोई बंदा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है, क्या? लग्जरीज ऑफ लाइफ नहीं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। मोबाइल नहीं, किताब, ठीक, किताब। गाड़ी नहीं, स्कूल जाने के लिए साइकिल, ठीक है। हीरे, सर्दी में हीरे के बटन वाला कोट नहीं, बल्कि आम कोट, लंबे वाला। अगर नेसेसिटी और लग्जरी में समझ आ गया ना, दुबई के ट्रिप के लिए पैसे नहीं, स्कूल की फीस के लिए पैसे। अगर कोई पर्सन माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है, तो पहली चीज तो ये आपने बता दिया उसके पेरेंट्स लायबल नहीं है, वो तो साइड में हो गए, चलो वो साइड पे कर दिया उनको, पेरेंट्स लायबल नहीं है, उधर भी पढ़ लिया था। अगर कोई पर्सन माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है, तो वो पर्सन माइनर की प्रॉपर्टी में से, अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद है, माइनर की प्रॉपर्टी में से पैसे रिकवर कर सकता है। लेकिन किस चीज के पैसे? नेसेसिटीज के। और कितने? रीजनेबल प्राइस। ये कंसेप्ट बहुत 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 अहम है, समझ आया? एक क्वेश्चन में उसने कहा शदीद सर्दी में माइनर कांप रहा था, एक दूसरे बंदे ने उसको एक नॉर्मल जो जरूरी कोट था वो दिया नॉर्मल, और माइनर को कहा वैसे तो ये कोट 2000 में मिलता है, लेकिन तुम वादा करो 5000 दोगे। माइनर ने कहा ठीक है 5000 दे दूंगा। अब माइनर की प्रॉपर्टी है 10,000 की, बताइए इसे कितने पैसे मिलेंगे? पहली चीज क्या नेसेसिटी ऑफ लाइफ थी? बिल्कुल। तो माइनर की प्रॉपर्टी में से रिकवरी हो सकती है, लेकिन किस प्राइस की? एग्रीड प्राइस नहीं। ये प्रोविजन 2-3 जगहों पे आएगी, ठीक है, माइनर भी और उसके बाद अनसाउंड माइंड के केस में भी आएगी। उसमें भी हम यही पढ़ेंगे। अगर एक पागल है, क्या वो अपना इलाज खुद करवा सकता है? नहीं करवा, वो तो ये मानेगा नहीं मैं पागल हूं। तो कोई दूसरा अगर इलाज, वो भी सिमिलर मिलते जुलते सिचुएशन है। तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ समझ आई? नहीं, एक दफा। अच्छा, क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। नहीं, अभी 2 मिनट में। एग्रीमेंट विद माइनर वाइड अगेंस्ट हिम, मतलब वो उसने दूसरों को धार दिया, ले सकता है, दूसरों ने उसे माइनर को धार दिया, वो पैसे वापस। रूल ऑफ स्टॉपेज डज नॉट, मतलब अगर वो मेजर अपने आप को रिप्रेजेंट करके लोन ले ले तो बाद में मुकर सकता है कि नहीं? यस, मुकर सकता है। नो रेटिफिकेशन, 16 साल की उम्र में एग्रीमेंट किया, 18 साल की उम्र में उसे दोबारा मॉडिफाई कर सकता है या नया उसकी जगह पे रिप्लेस नहीं कर सकता। पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है माइनर?
एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर हो सकता है, और उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? बाकी पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। एजेंसी में माइनर एजेंट है तो कौन लायबल है, और अगर माइनर प्रिंसिपल है तो एजेंट लायबल। पेरेंट, क्या माइनर के एक्ट के लिए पेरेंट्स लायबल हैं? पेरेंट्स माइनर के बिहाफ पे एग्रीमेंट करते हैं उसके इंटरेस्ट के लिए, तो वो इन्फोर्सेबल है। यस। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो माइनर और अडल्ट दोनों मिलकर किसी के साथ दूसरे के साथ एग्रीमेंट करें, कौन लायबल? अडल्ट। माइनर, माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? नहीं। माइनर के खिलाफ सूट फाइल हो सकता है? सिविल केस नहीं, क्रिमिनल। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ माइनर से रिकवर करवाई जा सकती है, लेकिन शर्त क्या है? उसकी प्रॉपर्टी हो और दूसरा रीजनेबल प्राइस सिर्फ। ठीक है। आपने एंड पे, वैसे टाइम होता तो मैं क्वेश्चन भी, प्लान नहीं था डिस्कस करवा के भेजूं, लेकिन बहरहाल असाइनमेंट आपने करके आनी है। कल क्लास के स्टार्ट में इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।